देखिएगा, हम लोगों ने कल राउल्ट के नियम के बारे में चर्चा कर ली थी। अब राउल्ट नियम के बाद में हम आगे चर्चा करते हैं राउल्ट नियम के आधार पर कौन से विलयन हो सकते हैं। देखिए, कोई भी नियम जो बनता है ना, वो एक आदर्श परिस्थिति के लिए बनता है, एक चीज के लिए बनता है, पर हर चीज हर वस्तु उस नियम का पालन करे ये आवश्यक नहीं है। कोई भी वस्तु किसी नियम से विचलन दर्शाती है, आदर्श वैसे रियलिटी में कुछ होता भी नहीं है। आज रियलिटी में सारी चीजें अनादर्श होती है, वो कुछ न कुछ उससे दर्शाती है, विचलन दर्शाती है। तो इस आधार पर जो राउल्ट ने नियम दिया, उस राउल्ट के नियम के आधार पर जो विलियन राउल्ट के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा हमेशा, सभी तापों पर, सभी सांद्रताओं पर जो नियम राउल्ट के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा, वो कौन सा विलियन होगा, आदर्श विलियन। ठीक है, वो विलियन जो हमेशा राउल्ट के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। और जो विलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, नहीं करेगा मतलब कैसे, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, वो विचलित होगा। विचलित कैसे होगा, विचलित होने का मतलब क्या है, विचलित होने होता है। देखिए, राउल्ट का नियम क्या कहता है, पीए बराबर पी नोट एक्स और पीवी बराबर पी नोट बी एक्स बी। यही कहता है राउल्ट का नियम कि पीए जो होता है वो एक्स के समानुपाती होता है और पीवी जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, एक्स बी के क्या होता है, समानुपाती। यही क्या है आपका राउल्ट का नियम। ओके, अब इसके बाद में यदि इससे विचलन प्रदर्शित करने का मतलब क्या है, या तो जो वाष्प दाब है वो इससे ज्यादा होगा या वाष्प दाब जो है वो इससे कम होगा। अगर वाष्प दाब इससे ज्यादा हुआ तो ज्यादा होने को तो क्या बोल देंगे हम, धनात्मक, तो उसको बोल देंगे हम राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। यदि वाष्प दाब इससे कम हुआ तो उसे क्या बोल देंगे हम, ऋणात्मक विचलन। तो ये अगर कंडीशन है पीए इज ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स, पीबी इज ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स बी, तो हमारा विलयन हो जाएगा क्या, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। और यदि यहाँ पर ये कंडीशन है कि ये जो वाष्प दाब है वो क्या है, इससे कम, पीए इज लेस देन पी नोट ए एक्स एंड पीबी इज आल्सो लेस देन पी नोट बी एक्स बी, तो क्या होगा, ये हमारा कौन सा विलयन हो गया, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। तो इस प्रकार से दो तरह के विलयन बन गए, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक है, अब देखिएगा ये ऐसा क्या, इनके बीच में मेन क्या खासियत है, ऐसा वाष्प दाब कम क्यों हो रहा है, ज्यादा क्यों हो रहा है, या आदर्श विलयन में ऐसा बराबर ही क्यों है, इसका कारण क्या है। यदि हम चर्चा करें काय के बारे में, इसके कारण के बारे में, तो कारण के बारे में आप देखिए, ये रहा कारण, अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है, ये अंतराण्विक आकर्षण बल क्या बताता है कि यदि देखिए जो आपके विलेय और विलायक जब अलग अलग था तो उनके बीच में बल कौन सा था, खाली विलेय या विलायक आपके ए होता है, आपको पता है, तो ए वाले में ए के बीच में बनता खाली एक ही होते, बी वाले में किसके बीच में बनता, बीबी के बीच में बनता, बीबी एक दूसरे जुड़े हुए थे आकर्षण बल के द्वारा। अब ए बी में क्या हुआ, ए किससे जुड़ गया, बी से, ए का किससे जुड़ेंगे, बी का से। अब मेरी बात सुनिए, यदि पहले जितना बल था, मान लीजिए पहले ये दोनों जुड़े हुए थे 10 के बल से एक दूसरे से, अभी भी ये यदि 10 के बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो क्या है, बराबर बल से जुड़े हुए हैं, तो पहले हमें जितनी ताकत लगानी है उस बल को तोड़ने के लिए बाद में भी उतनी ताकत लगानी है। यहां पर ताकत लगाने का मतलब क्या, यहां पर बल तोड़ने के लिए हमको क्या देनी है, उष्मा। तो पहले जितना बल था उतना ही बल अभी है, तो पहले जितनी उष्मा देनी थी उतनी उष्मा अभी देनी है, और यदि हम उतनी उष्मा देंगे तो वाष्प भी कितनी बनेगी, उतनी बनेगी, मतलब वाष्प दाब क्या रहेगा, वो का वही। ठीक है, इसीलिए पीए जो है वो काय के बराबर होगा, पी नोट एक्स ए के बराबर, और पीबी जो होगा काय के बराबर होगा, पी नोट बी एक्स बी के बराबर, क्योंकि इनमें आकर्षण बल जो है वो क्या है, आपस में बराबर है। तो फिर वहां पर वो वही बल रहेगा, बस वही बल रहेगा, उतनी उष्मा देनी पड़ेगी, तो उतना ही वाष्प दाब रहेगा, बस उनकी मोल भिन्न के अनुसार। जो ज्यादा मिलाओगे उसका वाष्प दाब ज्यादा रहेगा, जो कम मिलाओगे उसका वाष्प दाब कम रहेगा, सीधी सी बात है। अब यदि केस ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो बल थे ए के और बी के बीच में, जब ये दोनों अलग अलग थे, अलग अलग पात्रों में थे, तो इनके बीच में पहले जो बल थे, अब जब दोनों को हमने मिला दिया तो अब बल कमजोर हो गया, बल क्या हो गया, कमजोर, लेस देन।
बल ए और बी के बीच का बल क्या हो गया, कम हो गया। अब कुल मिलाकर हमें बंध कमजोर है, यदि बंध कमजोर है तो आसानी से टूटेगा, आसानी से टूट जाएगा। तो जब हम उसको तोड़ेंगे आसानी से बंध टूटेगा तो ज्यादा वाष्प बनेगी। अरे बंध अगर नहीं टूटता, वो विलयन जो है उसका बंध नहीं टूटेगा आसानी से, तो वाष्प बनेगी क्या, नहीं बनेगी। पर यदि आसानी से, क्योंकि बंध कमजोर है तो आसानी से बंध टूट रहा है तो वाष्प ज्यादा बनेगी, और जब वाष्प ज्यादा बनेगी तो उसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या दर्शाता है, धनात्मक विचलन दर्शाता है। अब सब ये वाले विलयन ऋणात्मक विचलन क्यों दर्शाते हैं, तो इनका ऋणात्मक विचलन दर्शाने का कारण है क्या, कि यहाँ पर जो बंध होते हैं, वो पहले जो बंध थे विलयन में बंध क्या हो जाते हैं, उसकी तुलना में प्रबल हो जाते हैं। विलयन के अंदर जो बंध बनेगा वो क्या हो जाएगा, पहले वाले बंधों की तुलना में प्रबल, मजबूत। अब मजबूत बंध बन गया, तो जब मजबूत बंध बन गया तब क्या होगा, मजबूत बंध आसानी से टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। जब आसानी से नहीं टूटेगा तो ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, और ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, आसानी नहीं टूट रहा है तो वाष्प क्या बनेगी, कम बनेगी। जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, उसका कम होगा। तो इसीलिए ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन में वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर हम बात करें तो क्योंकि इसमें दोनों में बंध एक जैसा रहेगा तो डेल्टा एच मिक्स मतलब मिश्रण की एंथैल्पी में परिवर्तन या ऊष्मा में परिवर्तन। तो मिश्रण की ऊष्मा में कितना परिवर्तन होगा, ढंग से देखिए, पहले बंध जो था वो इस बंध के बराबर है, मतलब पहले जितनी ऊष्मा देनी थी उतनी ही अभी भी ऊष्मा दे रहे हैं। दोनों बार की ऊष्मा क्या है, आपस में बराबर है। जब दोनों बार की ऊष्मा आपस में बराबर है तो डेल्टा एच मिक्सचर क्या होगा, 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि दोनों बार की ऊष्मा क्या है, आपस में बराबर। जब दोनों बार की ऊष्मा बराबर है, 10-10 है, तो 10 में से 10 गया तो कितना आएगा, 0। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन देखिए, जैसा कि पहले बंध कैसा था, ज्यादा प्रबल था, तो तोड़ने के लिए ऊष्मा कैसे देनी थी, ज्यादा। ठीक है, मान लीजिए पहले हमको ऊष्मा देनी थी कितनी की, 11 के बराबर। पहले हमें ऊष्मा देनी थी 11 के बराबर। अब बंध क्या हो गया, जब विलयन बना, वो पहले और बाद में जब भी मैं बोलूं ध्यान रखना, पहले का मतलब तो क्या है, जब वो अलग अलग थी दोनों चीजें, फिर उनको जब मिला दिया तो बाद में क्या बन गया, विलयन बन गया। ठीक है, तो यहां पर जब मैंने उनको मिला दिया तो मिलाने के बाद में उनके बीच में बल कैसा हो गया, कमजोर। अब जब उनके बीच में बल कमजोर हो गया तो अब हमें ऊष्मा क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी पहले की तुलना में। तो मान लो कितनी देनी पड़ रही है, 10, हमें क्या देनी पड़ रही है, ऊष्मा देनी पड़ रही है। तो परिवर्तन कैसा हुआ, डेल्टा एच जो मिक्सचर के लिए है उसमें परिवर्तन कैसा हो रहा है, कितना डेल्टा एच मिक्सचर में कौन सा परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए पहले वाले में से बाद वाले को क्या करिए आप, घटाइए। तो पहले वाले में से आप जब बाद वाले को घटाएंगे, 11 में से 10 कितना आएगा, 1 आएगा। तो परिवर्तन कैसा हुआ है, पॉजिटिव, धनात्मक, मतलब ऊष्मा में परिवर्तन जो होगा वो कैसा होगा, मिश्रण की ऊष्मा में ग्रेटर देन 0 वाला परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या है, इसमें ये है कि आप पहले बल कैसा था, कमजोर। पहले बल कमजोर था तो उसकी वाष्प बनाने के लिए हमको ऊर्जा कैसे देनी है, कमी ऊष्मा देनी है, क्योंकि बल कमजोर था तो आसानी से ऊष्मा बन जाएगी। तो पहले हमें मान लीजिए ऊष्मा कितनी देनी पड़ रही थी, 10। अब बल कैसा हो गया, मजबूत। अब बल मजबूत हो गया तो अब हमें ऊष्मा कैसे देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो अब मान लीजिए हमें ऊष्मा क्या देनी पड़ रही है, 11 के बराबर क्या देनी पड़ रही है, ऊष्मा देनी पड़ रही है। तो इस अवस्था में क्या हुआ, ऊष्मा में परिवर्तन कैसा हो रहा है, तो ढंग से देखिए, 10 देनी पड़ रही थी, यहाँ पर हमें कैसे देनी पड़ रही, 11। तो कितना हुआ परिवर्तन, 10 में से इसको हटाओ 11 को, तो 10 में से 11 हटाया तो कितना आया, -1। तो इट मीन्स अब ऊष्मा में परिवर्तन कैसा हो रहा है, नेगेटिव। ठीक है, या नेगेटिव परिवर्तन को क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव क्या होता है, 0 से कम, तो उसको मैं लिख सकता हूँ <0। उसी प्रकार से यहाँ पर पॉजिटिव परिवर्तन था, धनात्मक परिवर्तन था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, <0। तो ऐसा लिखा हुआ आ जाए, ऐसा लिखा हुआ आ जाए, बात एक ही है। और मिक्स का मतलब क्या है, मिक्सचर, मिश्रण। ठीक है, ये मिश्रण की बात चल रही है। अब देखिए, और हम बात करें काय की, आयतन की। तो आयतन में क्या होगा,
जीरो, मतलब पहले जितना उनका कुल आयतन था अभी भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। जैसे इसका 100 था, इसका 100 था, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा 200। ठीक है, वही 100 प्लस 100, इधर भी 200 था टोटल दोनों का, और इधर भी कितना रहेगा 200। ठीक है, तो डेल्टा V मिक्सचर में परिवर्तन कितने का होगा, 0 का। पर देखिए धनात्मक विचलन में क्या हुआ, धनात्मक विचलन में बंध कमजोर हो गए। जब बंधों कमजोर हो गए, दो चीजों के बीच में बंध कमजोर होगा तो उनके बीच में क्या बढ़ेगी, दूरियां। और जब इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ेगी तो क्या होगा, ये दूर दूर जाएंगे तो घेरेंगे, और आयतन क्या होता है, घेरा गया स्थान, तो ज्यादा स्थान घेरेंगे, मतलब ज्यादा स्थान घेरेंगे तो इट मींस आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आयतन बढ़ जाएगा, इसलिए डेल्टा V मिक्सचर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, फिर हम बात करें किसके लिए, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के लिए। तो ऋणात्मक विचलन वाले में क्या होगा, देखिएगा बंध कैसे हो गए, अब पहले की तुलना में बंध कैसा हो गया, प्रबल। अब जब बंध प्रबल हो गया, दो के बीच में आकर्षण बढ़ गया। जब A और B के बीच में आकर्षण बढ़ गया तो ये दोनों कहां जाएंगे, पास पास। जब ये दोनों आपस में पास पास आ जाएंगे तो पास पास आने का मतलब क्या है, इनके बीच में दूरियां कम हो गई, मतलब इनके द्वारा घेरा गया स्थान क्या हो गया, कम हो गया, मतलब डेल्टा V मिक्सचर क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, और एक और देखिए, ये खैर आपके इसमें दे नहीं रखा है एंट्रोपी में परिवर्तन, पर अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में बाय चांस आपके एग्जाम में भी कभी पूछ ले तो इसके लिए मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी में परिवर्तन कैसा होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, ये जरूर लिखा हुआ है, ध्यान रखो। कभी भी विलयन बनता है ना, तो विलयन में दो अलग अलग प्रकार के कण आते हैं, और दो अलग अलग प्रकार के कण आते हैं, तो वहां पे एंट्रोपी बढ़नी है। क्यों, ये बताओ ना चाहिए एंट्रोपी क्या होती है, सभी ने लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पता है तो बता देता हूं। एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था की माप, अव्यवस्था। अब आपको पता है कि जब भी दो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को आपस में मिलाएंगे तो अव्यवस्था क्या होगी, बढ़ेगी, सही। ठीक है, दो अलग अलग चीजों को आपस में मिलाएंगे तो अव्यवस्था हमेशा क्या होनी है, बढ़नी है। और अव्यवस्था यदि हमेशा बढ़नी है, इट मींस एंट्रोपी में परिवर्तन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, धनात्मक। ठीक है, यहाँ पर भी कैसा होगा, पॉजिटिव, या यूं लिख सकते हो आप इसको, धनात्मक को क्या लिख सकते हो, ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से क्या होगा, ज्यादा। ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव, कोई सा ही विलयन हो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा परिवर्तन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये इसके ऊपर कंपटीशन में प्रश्न बनता है, ये भी ध्यान रखिए। ओके, देखिए जहां तक बात है इसको याद करने की, तो याद करना तो बहुत ही सिंपल है। जहां पर राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है वहां पर सभी क्या है, 0 0 0, ये इनकी बात कर रहा हूं मैं। डेल्टा H मिक्सचर और डेल्टा V मिक्सचर है ना, एंट्रोपी तो सभी में धनात्मक होगी, बता ही दिया। ठीक है, इसके अलावा जो धनात्मक विचलन दर्शा रहा तो सभी में परिवर्तन कैसा हो रहा है, धनात्मक, डायरेक्टली याद कर लो, डेल्टा H मिक्सचर भी ग्रेटर देन 0, डेल्टा V मिक्सचर भी ग्रेटर देन 0। इसके अलावा ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है तो सभी परिवर्तन कैसा होगा, ऋणात्मक, डेल्टा H मिक्सचर भी नेगेटिव और डेल्टा V मिक्सचर भी नेगेटिव। ठीक है, तो ये ऐसे आप डायरेक्टली इनको याद कर सकते हो, याद करने में कुछ नहीं, पर समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस समझी जाती है। ठीक है, रटना नहीं है, इसलिए क्या है कि मैंने आपको समझा भी दिया और याद बहुत आसानी से हो जाएगा। आप इस सारणी को क्या कर लीजिए, व्यवस्थित बना लीजिए। अब बात बची है कि इसकी परिभाषाओं की, परिभाषाएं आप इनकी कैसे दे सकते हो, तो हम इनकी परिभाषाओं की बात कर देंगे, एक एक की परिभाषा और कुछ एग्जांपल्स में आपको लिखवा देता हूं ताकि ये टॉपिक हमारा पूर्ण हो। देखिएगा, अभी हम बात करते हैं इनकी परिभाषाओं के उदाहरण की, तो सभी हेडिंग डाल लो फटाफट। आदर्श विलयन डालिए हेडिंग। अब हेडिंग के बाद में आप लोग लिखिएगा, परिभाषा लिखते हैं हम, वह विलयन जो समस्त ताप तथा सभी सांद्रता परास्पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। ये हो गई परिभाषा काय की, आदर्श विलयन की। ओके, अब देखिए आप लोग ये सोचेंगे हमने तो लिखा है नहीं, फटाफट बोल दिया और आगे, तो ये ऑनलाइन क्लास है, इसमें अपन को इतनी रुकने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग जब चाहे तब मैं पॉज हो जाऊंगा, रुक जाऊंगा, आप लिख लो, फिर वापस करोगे तो फिर मैं नाचने लग जाऊंगा।
ठीक है, तो पॉज करो, लिखो, फिर प्ले कर दो। आपके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं हम लोग, केवल आपको सुविधा देने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, तो बस अब पढ़ लीजिए। ठीक है, तो क्या है कि ये परिभाषा लिखिए। अब देखिए सारे क्या है, उदाहरण। अब आदर्श विजन के उदाहरण याद करना बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। देखो, एक जैसे बंद किस में रहेंगे, विलियन बनने के बाद में भी कौन एक जैसा रहेगा, जो एक जैसे होंगे वो बाद में भी एक जैसे रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, हेक्सेन हेप्टेन दोनों एल्केन है, तो दोनों से जो विजन बनेगा ना उसमें बन एक जैसे रहेंगे, दोनों ही एल्केन है, दोनों एल्कोन को मिलाया तो एल्केन ही रहेगी वो, और वैसे ही बन रहेंगे तो आदर्श विजन। मेथनॉल एथेनॉल दोनों क्या है आपके, एल्कोहल, दोनों एल्कोहल, दो के पीछे ओल आ रहा है, 1 क्लोरोब्यूटेन 1 ब्रोमोब्यूटेन, दोनों एल्किल हैलाइड है, दोनों में हेलोजन और एल्केन जुड़ी हुई है। ठीक है, बेंजीन प्लस टोलुइन दोनों क्या है आपके एरोमेटिक यौगिक है, बेंजीन में की संरचना होती है, उसमें ऊपर खाली CH तो टोलुइन बन गया, दोनों एक जैसे। CCl4 SiCl4 दोनों एक जैसे, कार्बन सिलिकॉन दोनों से संयुक्ता 4, दोनों में Cl4 दोनों में Cl4, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन दोनों में 2 एरियल हैलाइड है। ठीक है, दोनों में बेंजीन लेंगे, एक में तो हेलोजन जुड़ा हुआ क्लोरीन, एक में हेलोजन जुड़ा हुआ ब्रोमीन, तो ये सब एक जैसे। तो जो दो एक जैसे होंगे ना, वो हमेशा कौन सा विलयन बनाएंगे, आदर्श विलयन। ये दोनों एक आदर्श विलयन का उदाहरण, ये दोनों आदर्श विलयन का उदाहरण है। तो आदर्श विलयन का उदाहरण आपको याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं काय की अनादर्श विलयन के सारे उदाहरण लिख लीजिएगा। दबाओ पॉज का बटन, अभी रुक जाता हूं मैं, लिखो, फिर आगे परिभाषा लिखिए आदर्श अनादर्श विलयन की। देखिएगा अनादर्श विलयन क्या होगा, तो अनादर्श विलयन के अंतर्गत लिखिए परिभाषा, वह विलयन जो समस्त ताप तथा सांद्रता परासों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात उससे विचलन प्रदर्शित करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये दो तरह के धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, तो लिखिए अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर लिखिए धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। इसमें इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसा अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करे, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, और बात करें काय की हम इसके उदाहरण की, तो देखिएगा इसके उदाहरण याद रखना बहुत सिंपल है। आप देखिए इस केवल इस एक उदाहरण को छोड़ दो तो सारे उदाहरणों में कौन आ रहा है, एल्कोहल, तो ये ध्यान रखो, और इसमें कहीं पर भी एल्कोहल नहीं आ रहा। तो आप ये ध्यान रखिए कि जिसमें भी एल्कोहल आ रहा है और उसके साथ में एक और एल्कोहल नहीं है, ठीक है, जैसे एथेनॉल है, उसका मेथनॉल तो आदर्श विलयन हो गया, पर एल्कोहल है और उसके साथ में कुछ और है, तो कौन सा होगा, हमेशा धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। ठीक है, और बात करें हम काय की एसीटोन प्लस CH2, तो ये आप अलग से क्या रख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर क्या रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, तो उसके भी उदाहरण याद हो गए। देखिए ये क्या है, केवल अपने याद करने के लिए तरीका है, वैसे कोई जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो, पर जो आपके इसमें दे रखे हैं एग्जाम्पल, उन सारों में यही नियम से आप आसानी से क्या रख सकते हो, इनको याद रख सकते हो। और जब अनादर्श विलयन में ऋणात्मक विचलन की बात होगी तो इनको छोड़कर जो भी बचा वो क्या हो गया, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। चलिए उसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर निकालो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन, ऐसा विलयन जो समस्त ताप एवं सांद्रता परासों पर, सॉरी ये नहीं, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा अनादर्श विलयन
जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन कहलाता है। और आप क्या लिख सकते हैं, ये चारों के चारों उदाहरण, ठीक है, ये चारों चारों उदाहरण हो गए। ये आपके इनके बारे में बेसिक जानकारी हो गई समाप्त। अब हम इनके पढ़ेंगे कुछ ग्राफ।